नमस्कार। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके विभाग के कामकाज को लेकर देश के प्रति क्या योजनाएं हैं और मध्य प्रदेश उनसे क्या उम्मीदें कर सकता है। साथ ही सियासत पर भी बात होगी। बहुत स्वागत है प्रहलाद जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद अभिलाष जी। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि नया मंत्रालय आपको मिला है तो जाहिर सी बात है प्राथमिकताएं आपकी बहुत अभी वास्ट होंगी, और वो एक ऐसा सेक्टर है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या तमाम चीज़ें हो, स्वच्छता की बात खासतौर से हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं सर। तो किस तरह से क्या प्रोजेक्ट्स हैं और देश के लिए और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि गांधी जी की 150वीं जयंती हम मनाएं, तो कैसे मनाएं, तो उन्होंने कहा था, और गांधी जी को कोट किया था, उन्होंने कहा था कि देश जब आज गांधी की 150वीं जयंती मनाए, तब क्या हम देश को खुले सोच से मुक्त कर सकते हैं। ये बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा संकल्प और कदम था। और अच्छी बात यह है कि दुनिया में जब हम बैठते हैं और जब इन पैरामीटर्स को देखते हैं, तो हमने 11 साल पहले उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जो दुनिया ने हमारे सामने रखा था। दूसरी बात मुझे लगती है कि जब ODF हुआ देश, तब भी प्रधानमंत्री ने बात कही कि ये एक पायदान है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, हमको बहुत आगे जाना होगा। दूसरी तरह अब अभी लिया गया है ODF+2, और उसमें बड़े 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं। एक पहला है कि ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी होती है, स्कूल होता है, कोई धार्मिक स्थान होगा या बाजार लगता होगा, 4 जगह पर शौच का उचित प्रबंध है या नहीं, और जब हम ये बात कहते हैं तो पानी की सप्लाई वहाँ है या नहीं, ऑपरेशनल होना टॉयलेट का, ये ज़रूरी है। फिर हमने इसकी कैटेगराइजेशन रखा है, अभी वो गाइडलाइंस जारी की है। यदि वो चारों पैरामीटर जो मैंने अभी बताए हैं वो प्लस ठोस कचरा, उसका अगर प्रबंधन है तो हम उसको उदीयमान कहेंगे, उस पंचायत को या उस गाँव को। अगर उसके साथ में इस पैरामीटर के साथ अगर तरल जो अपशिष्ट होता है, ग्रे वाटर होता है, इसका मैनेजमेंट भी है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये उज्ज्वल है। और तीसरा, अगर पहला है ठोस अपशिष्ट है, तरल प्लस साइन बोर्ड्स है, अवेयरनेस के कार्यक्रम हैं, डायरेक्शंस पूरे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये उत्कृष्ट है। ये सिर्फ इस बात का नहीं है कि कोई हम उपाधि दे रहे हैं, हमारे काम काज को नापने का पैमाना स्वयं लोगों के पास हो, ये उसकी कोशिश है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो क्या करें, हालांकि देखिए स्वच्छता को लेकर जब से PM मोदी ने स्वच्छता को एक संकल्प के तौर पर लोगों के बीच लाया है, तो हमने देखा है कि पहले सिर्फ इंदौर हम देखते थे स्वच्छता को लेकर है, फिर भोपाल, कई ग्राम पंचायतें हमारी राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड पा चुकी हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि अभी बहुत काम होना बाकी है? मुझे लगता है कि ये बात मैं फिर उसी को पुनरावृत्ति करूँगा, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहला पायदान है, ये सतत काम करने वाली प्रक्रिया है, और हमको उत्कृष्ट की तरफ आगे जाना होगा। किसी एक शहर का या ग्राम पंचायत का नाम लेने से आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। दुनिया, देश भर के जितने भी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उनको उत्कृष्ट की तरफ अपने आप को रास्ता तय करना होगा। और मैं मानता हूँ कि यदि कोई उज्ज्वल, उदीयमान से उत्कृष्ट के बीच की दूरी में अगर यात्रा कर रहा है, तो उस यात्रा को गति देना ये सभी का काम है। आपका भी काम है, मेरा भी काम है, सामाजिक लोगों का भी काम है। जैसे नौजवानों ने और बच्चों ने स्वच्छता के लिए जो अवेयरनेस का काम किया है, जितना उनका अभिनंदन किया जाए वो कम है। इसके अलावा जल शक्ति को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं सर, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो लंबे समय तक हमारी सरकारों ने उसको उपेक्षित रखा, ऐसा माना जाता है। कई वर्ल्ड एक्सपर्ट ये बात कहते हैं, क्योंकि भारत के पास संभावनाएं बहुत हैं। उसको लेकर क्या काम चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और कितनी उससे तस्वीर बदलेगी हमारे नए भारत की? 1,17,000 गाँवों में हर घर तक पानी पहुँच गया। 4 राज्य ऐसे हैं जिनने पैसा ड्रा करना बंद कर दिया, उसमें तेलंगाना है, गोवा है, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार है। सबके वर्ष तय हैं। 2021 में इन राज्यों को अपना काम पूरा करना था, इनने 2021 के पहले पूरा कर लिया। दूसरी बात, जो हमेशा आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तरीके से होते रहे कि साहब हमको पैसा कितना आवंटित किया, आप भी हमसे सवाल करते थे कौन सी योजना लेकर आ रहे हो। मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि पिछले बार 20,000 करोड़ रखे थे, इस बार 50,000 करोड़ है। जो राज्य जितना ड्रा करना चाहे वो कर ले, ग्रांट नहीं है, आपकी सामर्थ्य है तो आप उससे ड्रा कर लीजिए। 40% आपको राज्य को खर्च करना है, जबकि पानी राज्य का विषय है। 60% भारत सरकार का है। जितना राज्य चाहे उतना पैसा एक साल में ले सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यानी ड्रा करने की ये जो पद्धति है, ये मोदी सरकार का नेतृत्व का सबसे बड़ा कमाल है।
एक बड़ा महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विषय है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, और हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी चाहे वो ऑक्शंस हो रहे हैं हमारे मोमेंटोस के या तमाम चीज़ें हैं उससे रिलेट कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में एक जन भागीदारी भी लगे और उसमें अपना सहयोग भी उनको फील हो कि हमने भी इस बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है। तो क्या हम इसे एक मोमेंटो के तौर पर लें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, लेकिन देश की तमाम नदियों को और तमाम वाटर रिसोर्सेज को हमको कैसे साफ करना है उसके प्रति अलग जगाने के लिए पहला दीपक जल रहा है। मैं आपको स्पष्ट के लिए धन्यवाद दूंगा जी। नमामि गंगे एक नाम है, टाइटल है। वास्तव में ये नदी सभ्यता पर किया गया मतलब 360 डिग्री जितने भी हमारे आयाम हो सकते हैं उसको शामिल किया है। अगर हम नमामि गंगे की बात करते हैं तो उसका प्रवाह बना रहे, उसका स्वच्छता बना रहे, पानी की गुणवत्ता ठीक हो, उसके दोनों तरफ के कैचमेंट वो प्रॉपर बने रहें। फिर उसके बाद में उसमें अगर डीसिल्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको करें, अगर उसको जल परिवहन की बात करते हैं तो हम उसको भी करें। नदियों की तासीर अलग हो सकती है। हिमालयन स्टेट्स में बहने वाली नदियाँ सिल्ट स्पीड ज़्यादा लेकर वहाँ पर चलने वाली नदियाँ हैं। बीच का हमारा अपना हिस्सा है, मध्य प्रदेश से लेके उड़ीसा कहें या महाराष्ट्र कहें, ये एक अलग पैच है जो प्लान माना जाता है। फिर नीचे दक्षिण में जाते हैं तो वो कम हो जाता है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ और अभी मोदी जी ने एक बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया है, हमारे जितने भी बांध हैं वो नदियों पर ही बने हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक डीसिल्टिंग कभी भी रिलीजियसली नहीं हुई, हमने संकल्प के साथ नहीं किया, हमें उस काम को करना चाहिए। जब आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो नदी का जीवन अपने आप बरसात में बहुत ठीक कर लेती है। लेकिन उसके अलावा भी वृक्षारोपण है, घाटों का कटाव है तो उसके कटाव को रोकने के लिए सौंदर्यीकरण के दृष्टि से भी और कटाव रोकने की दृष्टि से हम उन कामों को करें। और मुन्ने एक बड़ा बढ़िया उदाहरण साबरमती का दिया कि साबरमती में जब हमने नर्मदा का पानी डाला तो जो इंटरकनेक्टिंग रिवर सिस्टम है वो भी इसी का हिस्सा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब हमने साबरमती में डाला तो सिर्फ नदी में पानी में नहीं आया, वाटर लेवल बढ़ा तो बिजली के बिल कम हो गए, पानी का लेवल ऊपर आया तो अशुद्ध जो पानी था, और कहते हैं वहाँ 2 महीने बड़ी भीषण बीमारियाँ फैलती थी, वो रुक गई। तो एक चीज़ दिखती है, लेकिन अगर 360 डिग्री हम अगर उस पूरे आयामों को देखते हैं तो उसके बहुआयाम हैं। और मैं मानता हूँ कि ये नमामि गंगे मतलब नर्मदा या नर्मदा नदी संस्कृति सबके संरक्षण का प्रयास है। नर्मदा का जिक्र आया है क्योंकि आप, मुझे पता है कि अगर मेरी जानकारी सही है तो 2 बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, और मैं भी चूंकि नर्मदा का मुझे सौभाग्य है कि उसके किनारे से आया हूं। नर्मदा को लेकर के बहुत लंबे वक्त से हम सुन रहे हैं कि उसको लेकर के भी इसी तरह से जैसे आपने कहा कि रिलीजियसली हम लोग कुछ काम करें वहाँ, उसके लिए क्या हो रहा है। बहुत उम्मीदें हैं उस पूरे नर्मदा क्षेत्र के लोगों को आपसे, क्योंकि अब आप उस प्रोजेक्ट से उस मंत्रालय को देख रहे हैं जिस पर हम देखें कि ज़मीनी हकीकत में सुधार नजर आए नीचे। देखिए, मेरे रहने और नहीं रहने आने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। पहले से भी जब मैं पर्यटन मंत्रालय में था तो आप अमरकंटक देखिए, ओमकारेश्वर देखिए, और भी नीचे के सरदार सरोवर के वहाँ पर जाइए, पर्यटन की दृष्टि से उसमें काम हुआ है। बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर वहाँ पर काम हुआ है। एक जियो प्रॉपर्टी जबलपुर के भीतर है जो पृथ्वी बनने के चट्टानों से लेकर संगमरमर की चट्टानें या घुघुआ पार्क जैसी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है कि नर्मदा सिर्फ और फिर ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है, 2 पहाड़ों से बीच से निकलने वाली नदी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस संतुलन की ज़रूरत है और इस पर एक बेहतर रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। पर मैं आपको ये ज़रूर आश्वस्त करूँगा, जो जनभावना आपके मन में है वही जनभावना मेरे मन में है। अगर हम नर्मदा मानव की बात करते हैं तो वो जो सिर है वो होशंगाबाद के हमारे पिपरिया के पास से मिला हुआ है, जो आज हमारे भारत की बड़ी पूंजी है, सभ्यता का एक प्रतीक है। तो ये जो हिस्सा है ये जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नर्मदा सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक नहीं है, उसके भी इतने बहुआयाम हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में हम जितना करें वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और आप विश्वास करिए कि सरकार के नेतृत्व में ये काम होगा। नर्मदा से जुड़ा एक छोटा सा सवाल और है कि हम देखते हैं कि मैं करीब बचपन से सुन रहा हूँ, नर्मदा जयंती पर हम जाते थे, बड़ी आस्था के साथ दीपक छोड़ते थे, और हर बार जो भी सीएम रहा हो, कांग्रेस का, बीजेपी का, तमाम तरह के हमने देखे, वो आकर के उस नर्मदा के मंच से एक ऐलान करते थे कि हम नर्मदा में मिलने वाले नालों को बंद कर देंगे। हम जबलपुर से लेकर अमरकंटक से लेकर और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ शहर हैं वहाँ का पूरा सीवेज ला करके नर्मदा में छोड़ते हैं। वो किस पॉलिटिकल लैकुना में फंस जाते हैं वो तमाम प्रोजेक्ट जो कि आने हैं। कई बार सुनते हैं पैसा रिलीज़ हो गया, कई बार सुनते हैं कोई विदेशी कंपनी सर्वे कर रही है, लेकिन वो प्रोजेक्ट लग क्यों नहीं पा रहे हैं आखिर? नहीं, जबलपुर के पास में हम सफल हुए और बाकी जगह का जानकारी लेकर मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के 75वें वर्ष के समाप्त होते होते, यानी ये सेलिब्रेशन होगा
15 अगस्त 2023 तक, मुझे लगता है कि उसके बाद शायद आप एक प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर और पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं खुद आपका इसके लिए सम्मान और शुक्रिया अदा करने आऊंगा अगर ऐसा होता है। निश्चित रूप से तो मुझे लगता है कि मतलब ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा अगर ऐसा होता है। तो मुझे लगेगा कि मेरा ये सपना है कि मैं देखूं कि नर्मदा का जल निश्चल हो। और गंगा के बारे में भी लोग यही कहते थे और इसलिए मुझे लगता है कि ये संकल्प है मोदी जी का। नदी सभ्यता में गंदे नाले किसी भी पवित्र नदी में डलना, यही हमारी बड़ी मतलब कमजोरी थी, उसको दूर करने का संकल्प है। आप विश्वास करिए। वाटर डिस्प्यूट, बॉर्डर वाटर डिस्प्यूट्स, चाहे वो स्टेट के बीच में हो या दूसरे कहीं हैं, वो बहुत सारे देश में चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। आप लोगों के मंत्रालय के पास, आपके पास ये बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें रिजॉल्व कराना, एक सहमति बनाकर। उसको लेकर के कितनी अभी तक कामयाबी मिली है? मुझे लगता है कि आप भी देखते होंगे पहले अंतर्राज्यीय जल विवादों पर कितने बवाल होते थे। मोदी जी के आने के बाद में आप देखते हैं मीडिया ही उस बात को कवर करता है, ये पहली सफलता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि इनके स्थायी समाधान होने चाहिए। अंतर्राज्यीय समस्याएं कई बार इगोइस्टिक होती हैं, कई बार भावनात्मक भी होती हैं लीगली तरीके से, लेकिन देश तो एक ही है। इसलिए पानी के बंटवारे पर कोई बेहतर प्लान की तैयारी अभी लगातार उस पर चल रही है। लेकिन सच है, अगर हमें बधाई भी देनी है तो मोदी सरकार को देनी पड़ेगी कि पहले राज्य ऐसे लड़ते थे जैसे दो राष्ट्र लड़ रहे हैं। वो परिस्थितियाँ अब सुनने में नहीं आती। ये देश के लिए, हित के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसके स्थायी समाधान की तरफ भी सरकार काम कर रही है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चलने वाले, चीन हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, ऐसे नदियों के विवाद आते हैं। तो इसमें ट्रिब्यूनल लगातार बैठ के करता है और अंतर मिनिस्ट्रियल भी बैठ के उस पर होती है, राजदूतों के लेवल पर भी होती है। और मैं समझता हूँ कि इस पर भारत सरकार जितनी चौकन्नी है आज मोदी जी के नेतृत्व में, पहले शायद ऐसा अनुभव, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नहीं आया होगा, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। वो अलग बात है कि हम उसको सार्वजनिक तरीके से ना बोलें, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करूंगा कि अंतर्राज्यीय जल विवादों पर तो हम पूरी तरह से अंकुश है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर भी स्थायी समाधान की तरफ हम तमाम सुरक्षात्मक उपाय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब सियासत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अभी रिसेंट बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की। हालांकि पार्टी ने आशा के अनुरूप उधर प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सत्ता में आना चाहते थे। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारियां थीं वहां पर सब ने खुले दिल से ये कहा कि प्रहलाद पटेल जी के पास जो दार्जिलिंग और अलीद्वारपुर वगैरह का इलाका था, वहां पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और कई जगह तो टीएमसी को पीछे भी धकेल दिया। उसकी क्या वजह रही और ये करिश्मा पूरे पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो पाया? पहली चीज़ तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पार्टी का परफॉर्मेंस कमज़ोर था। अपेक्षा होना कि सरकार में आना, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आप 37-38% वोट पर पहुँच गए हैं। अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ, पर हम अगर दूसरी तुलना, पता नहीं राजनीतिक विश्लेषक कैसे विचार करते हैं, जो पार्टी कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस, जो 25-30 साल सत्ता में रही, उनका खाता नहीं खुला, वो विधानसभा में नहीं पहुंच पाई। और एक वो पार्टी जिसकी संख्या विधायकों की कुल 3 ही थी, वो संख्या की दृष्टि से तो वो पहुंच गए 60 के पार, लेकिन वोट परसेंटेज जितना हमारा बढ़ा, तो मैं नहीं मानता। अब कई बार चुनावी राजनीति में आपके जनसमर्थन के आगे कई बार आप सरकार नहीं बना पाते हैं, ये अलग बात है। उसी दृष्टि से अगर मैं पूर्व जहाँ पर मैं था नॉर्थ बंगाल में, 42 में से 25 सीटें और दार्जिलिंग वगैरह तो 5 अलीपुर और दार्जिलिंग में तो तृणमूल जीरो रही है। मुझे लगता है वहाँ की जो जन भावना है वो इतनी प्रबल थी कि कोई हिंसा, कोई आतंक, कोई प्रलोभन उनको डिगा नहीं पाया। चाहे वो नेपालीज हों, चाहे वहाँ पर राजवंशी हों, चाहे पर वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, ये 3 बड़े शेड्यूल ट्राइब के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग, ये 3 ही बड़े चंक हैं और तीनों मेहनतकश और स्वाभिमानी और राष्ट्रवादी किस्म के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक जो भावना है राष्ट्रवाद की, उसने वहाँ पर अपना असर दिखाया। और मैं गर्व करता हूं कि नक्सलबाड़ी जैसे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती, ये वैचारिक विजय का बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश की तरफ पॉलिटिक्स के लिए शिफ्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहले मैं इतिहास के बारे में बात करता हूं। दमोह का जो चुनाव था, उससे कोई कहता है कि वो कोरोना काल में विफलता थी सरकार, उसका एक तरह का उदाहरण देखने को मिला। कोई कहता है कि वहाँ कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती हो गई, जिसकी वजह से ये खामियाजा हुआ और बीजेपी ने इस पर चिंतन कर लिया है, गलती नहीं दोहराई जाएगी, जैसा बीजेपी हमेशा करती है। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही उसकी? सर
मुझे लगता है कि पार्टी आकलन करती है, भारतीय जनता पार्टी जीत का और हार का दोनों का विश्लेषण करती है। और मुझे लगता नहीं है कि कारण और ये काम आप लोगों का है, इसमें मुझे लगता है कि हम लोगों के कंधे उपयोग ना हो तो अच्छा होगा। तो मैं कारणों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हार होती है और मैं मानता हूं कि वो चुनाव जीता जाना चाहिए था और जीता जा सकता था। बिल्कुल। प्रहलाद जी, अभी नई चुनौती और आपके सामने है, खंडवा का लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव है और इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर क्या तैयारी है और किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि संगठन को लेकर के जितना काम आपने किया है, जितना अनुभव आपको है ज़मीनी स्तर का, उसका अनुभव के जरिए आप क्या कह सकते हैं, कितना तैयारी है आपकी? मुझे लगता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव थे तो सेमीफाइनल नहीं माना गया। ये 3 सीटें हैं जिसमें एक हमारे पास रही है, 2 कांग्रेस के पास रही है, एक लोकसभा की सीट है। तो लोकसभा की सीट में स्वाभाविक है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी जी का नेतृत्व तो उस पर प्रभाव डालता ही है, इसलिए किसी को उस पर शायद रुचि भी, किसी पॉलिटिकल आदमी का मीडिया को उसकी रुचि नहीं हो, मालूम है कि ये जीत जाएंगे। विधानसभा पर हमेशा ये बातें चर्चा में चलाई जाती है, पर एक मोटे तौर पर हमको मानना पड़ेगा कि 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, 1 सीट हमारे पास थी। हमारी कोशिश होगी कि हमारी संख्या अभी 1 थी, हम उसको बढ़ाकर 2 या 3 कर लें, ये पार्टी का निश्चय है। और पार्टी कोई चुनाव हल्के में नहीं लड़ती है, हम उसको सेमीफाइनल माने या ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमतर नहीं आंकती, उसको पूरी ताकत से लड़ती। एक बड़ा दबी जुबान में ही सही, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी स्वीकार करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के आने से थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाया है पार्टी का। और उपेक्षा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो स्थितियाँ, जो पद मिल सकते थे पुराने कार्यकर्ताओं को, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। जाहिर सी बात है, पद अगर सीमित हैं तो चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे निगम मंडल अध्यक्ष के पद हों, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की प्रवृत्तियों से थोड़े से जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो खासतौर से निचले तबके के हैं, नीचे के जो कैडर बेस है हमारा, उसको लेकर उसमें थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं असंतोष उभरता है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने की बड़ी अच्छी अलग पद्धति है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में आए हैं तो उनके व्यवहार में, उनके कार्य प्रणाली में जो अंतर आया है, चर्चा इसकी होनी चाहिए। जो आदमी एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ गया, उनके सहयोगी जो साथ में आए, पार्टी के नेतृत्व ने उनको स्थान दिया और इसलिए ये चर्चाएं फैलाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ऐसी टिप्पणियां करता नहीं है। हमने जब उसको स्वीकार कर लिया और उनमें जो परिवर्तन मुझे दिखता है, वो परिवर्तन लाजवाब है जो ज्योतिरादित्य जी में दिखता है। और इसलिए मैं बिल्कुल इन बातों को सिरे से खारिज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कैसे कहता होगा अब भाई मुरुगन जी राज्यसभा में चुने गए, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग जब युवा मोर्चे में थे, जब हम लोग बच्चे थे, तब भी कोई बाहर से आके राज्यसभा का सदस्य बनता था, हम लोगों को तो गर्व होता था कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि जिन राज्यों में हमारा काम नहीं है, वहाँ के जनप्रतिनिधि को बनाकर हम अपने काम को खड़ा कर रहे हैं। इस माइंडसेट पर भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है, इसलिए इन बातों को कहीं उसके दिमाग में जगह नहीं है। मेरे दिल और दरवाजे दोनों खुले हैं पार्टी के सभी के लिए, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो या राष्ट्रीय संगठन। और मुझे लगता है उससे छोटा कार्यकर्ता भी इसी माइंडसेट का है। जी। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो गाहे बगाहे अपना संतोष जाहिर करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर या संगठन के कामकाज को लेकर। और चूंकि आप उस पीढ़ी के हैं जिसमें भले ही आपकी उम्र कम, लेकिन हमने देखा बहुत यंग एज में आप सांसद बने और बहुत तेज़ी से आपने काम किया, तो आप उन सबके साथ काम कर चुके हैं। ऐसे लोगों को क्या सीख देंगे? क्योंकि प्रभारी जो आकर के कहते हैं कि जो 5-6 बार टिकट ले चुके हैं, अगर वो टिकट मांगते हैं तो वो उनके लिए अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल कर दिया कि नालायक हैं ऐसे लोग। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, मुरली जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुरली जी संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जी, परिषद में हो, पार्टी में हो, राष्ट्रीय महामंत्री रहे वो। भाषा के कारण कोई शब्दों में वो हो सकता है, मैं नहीं मानता कि वो कभी उनका स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। भाषा के कारण कई बार वो शब्दों में वो नहीं रहता, और जिसका विवाद बना उन्होंने उस बात के लिए उन्होंने बोला भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अच्छा, भाषा के कारण क्या छत्तीसगढ़ में भी हुआ कि थूक देंगे तो उड़ जाएंगे? और अभी हाल ही में ये कहा गया कि गोबर खाते हैं, तो लालू ने चारा खाया था, चारा घोटाला किया, भूपेश बघेल जी गोबर खा रहे हैं, गोबर घोटाला करेंगे। और बाद में ये कहा जाता है, हाँ एक चीज़ यहाँ पर संयोग है, मैं नहीं जानता कि ये लोग वही लोग हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, चाहे वो सीटी रवि हों, चाहे वो यहाँ पर आप जिनका जिक्र कर रहे हैं तमाम लोग।
मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये चीज़ें बात होती है नियत की। मैं दोनों को बहुत अनुभवी नेता मानता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि उनने किसी को अपमानित करने की दृष्टि से कहा होगा। क्योंकि हिंदी भाषा, मैं तमिल में बोलूँ और मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो जाए या शब्द से वो हो जाए तो मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए मुझे, और उस बात के लिए उन्होंने स्वीकार भी किया है। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा सर, मध्य प्रदेश में बहुत सारी अटकलें चलती रहती हैं संगठन को लेकर, सीएम पद को लेकर, ये तमाम बीच बीच में चलती रहती हैं। आप कहते हैं कि दूसरे लोग उड़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या संभावनाएं हमेशा बनी हुई हैं वहाँ पर? कभी ज़रूरत होती है तो, और अगर होती है तो किसी बदलाव की ज़रूरत होती है तो अनुशासन भी बना रहेगा, ऐसा माना जाए? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर ऐसी टिप्पणी होनी भी नहीं चाहिए। मीडिया वाले आप लोग कहाँ से छापते हो मुझे पता नहीं, आपकी राय कहाँ से बनती है ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को इतने साल में समझ जाना चाहिए कि मुझे लगता है जो लोग अनुमान लगाए जाते हैं वो लगभग विफल होते दिखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो जिस लेवल पर चलती है वो पूरी गंभीरता के साथ होती हैं और नेतृत्व तो उस बात पर सजग होता है। और इसलिए चर्चाएं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब होती है, पॉलिटिकल एनालिसिस आपको करना है आप करिए, लेकिन किसी पॉलिटिकल आदमी का बोलना मतलब वो नादानी ही है उसकी, मैं कहूँगा। एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी सर, पेगासस को लेकर आपका नाम आ गया, तमाम चीज़ें हुई, उस पर आपने चुप्पी साधी, कुछ कहा ही नहीं। नहीं, मैंने बोला, मैं एकमात्र आदमी था जो सबसे पहले बोला जी, इसलिए उसको रिपीट करने की ज़रूरत मुझे लगती नहीं। अखबारों में और समाचारों से आने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि उस पर सरकार ने भी बयान दिया, लोकसभा के भीतर हमारे मंत्री ने दिया, और बाद में मैंने भी उसी दिन कहा था। खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के प्रहलाद जी, मध्य प्रदेश में बहुत उम्मीदें हैं वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हम फूड हब बनते जा रहे हैं, हमारे ग्रेन्स लगातार बढ़ रहे हैं, और चाहे मिशन मिलेट हो या तमाम चीज़ें, मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। तो किस तरह से काम चल रहा है वहाँ पर मेगा फूड प्लांट और तमाम प्रोजेक्ट को लेकर? मेगा फूड प्लांट की स्कीम तो अब समाप्त हो गई है, लेकिन मिनी फूड पार्क की स्कीम से शुरू है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो प्रयोग मोदी सरकार के समय शुरू हुआ है, उसमें हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योर्स, इन तीनों को कंबाइन करके जो प्लान आगे चल रहा है वो हमारे निर्यात को भी बढ़ाएगा और हमारे उत्पादन के और कमी के गैप को भी पूरा करेगा। उसकी स्कीम भी है, अगर दिल्ली के उत्तर भारत में कोई प्याज जैसी चीज़ होती है दक्षिण भारत में नहीं है, तो कोई व्यापारी या कोई उत्पादक या कोई सोसाइटी यहाँ से अगर रैक भर कर लेकर जाएगी तो उसका 50% भारत सरकार देगी। तो ऐसी योजनाएं भी दी है और निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य आदरणीय मोदी जी ने रखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि उन्हें जो है वो लक्ष्य रखते हैं तो वो सोच समझ कर रखते हैं। और मुझे लगता है फूड प्रोसेसिंग में एक सबसे अहम बात है कि हम राष्ट्रीय नुकसान बचाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो हमको उसी माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। जब आप नुकसान बचाने की बात करते हो तो उसकी कीमत भी किसान को मिलेगी, उत्पादक को, उद्योगपति को भी मिलेगी। अगर कोई चीज़ पैदा होती है, फल या सब्जियां, और सड़ जाएं तो आप मान कर चलिए राष्ट्रीय नुकसान है, किसी किसान या व्यापारी का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने उसकी लाइफ एक्सपेंड कर दी, बढ़ा दी प्रोसेसिंग करके, और अगर निर्यात कर दिया तो आप मानकर चलिए कि उत्पादक को या उद्योगपति को उसका लाभ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक पूरा साइकिल है, जिस साइकिल की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। और भारतीय खाद्य पदार्थों के बारे में रुचि दुनिया में बहुत है। हमारे पैरामीटर्स कैसे हों, तो हम सारे डिस्ट्रिक्ट में लैब बना रहे हैं, राज्य के स्तर पर 2 या 3 ऐसी लैब बना रहे हैं, ताकि शहद है तो शहद का अगर यूएस जाना है तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके आकलन वहीं हो जाना चाहिए, ताकि लॉट रिजेक्ट ना हो। तो प्रयोगशालाओं पर काम हो रहा है, अनुसंधान पर काम हो रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीति पर काम हो रहा है। ये एक साम पैरेलल चल रहे हैं और हमने उन्हें तय किया, और अभी PIL स्कीम के बारे में डिस्कशन चल रहा है, और मुझे लगता है वो भी हमारे बड़े ग्रुप्स जो भारतीय कंपनियां दुनिया में अपना स्थान बना पाएँ, उसमें भी भारत सरकार ने मदद का भरोसा दिया है कि हम आपको देंगे, 6 साल का रोड मैप आप बनाइए, हम आपको पैसा देंगे, आप भी पैसा इन्वेस्ट करिए, ताकि भारतीय कंपनियां दुनिया में फूड प्रोसेसिंग को लेकर अपना नाम बढ़। अंतिम 1-2 सवाल सर, महत्वाकांक्षी सवाल हैं, और मध्य प्रदेश के किसी भी शख्स को के जहन में ये सवाल आ सकते हैं। आप जिस कद और जिस पद के पॉलिटिशियन हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और बहुत सज्जन हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सियासत में बहुत ज़्यादा सज्जन होने का कई बार जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पर उसको उसमें हर्डल के तौर पर वो चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग आपको बहुत और कहीं ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं बड़ी जिम्मेदारियों के साथ? मुझे लगता है कि जो व्यापार की दृष्टि से सोचता है वो इसी पैमाने से सोचता है, लेकिन जिसको जो परोपकार की मानसिकता से काम करता है उसके लिए मैं मानता हूँ कि सिद्धांत से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको सहज सरल ही होना चाहिए, उसको कोई किसी ऐसे तरफ
आगे बढ़ने की ज़रूरत मैं नहीं मानता। और मेरा भी राजनीतिक जीवन 3 दशक से ज़्यादा का है, संसदीय जीवन। वैसे तो और भी ज़्यादा है, 4 दशक के आसपास होगा। लेकिन मैं इतनी कम उम्र में जहाँ से पहुँचा और जहाँ तक बढ़ा, मुझे जिस बात पर मुझे गर्व है, और जो राजनीति में बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ करता था कि यदि मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठी, न विरोधियों की तरफ से न कहीं से, ये राजनीतिक जीवन की सफलता है। मैं नहीं मानता कि पदों से जीवन की सफलता मानी जाती है। मैं इस सिद्धांत को मानने वाला हूँ। मध्य प्रदेश की जनता आपको सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में सर्व करते हुए अगर देखना चाहे तो क्या हम उस संभावनाओं को बनाए रख सकते हैं? मुझे लगता है कि ये आप लोगों के डिस्कशन का विषय है। मुझे इस पर बोलना, मैंने फिर वही कहूँगा ना कि ये नादानी है। मुझे लगता है कि जब मैंने कह दिया कि मेरी महत्वाकांक्षाएं इस आधार पर नहीं बढ़ती हैं, और इसलिए मैं जहाँ पर हूँ मैं ठीक हूँ। तो प्रहलाद पटेल जी, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सुलझे हुए साफ सुथरे नेता, और वैसे ही आपने सुने तमाम जवाब। लेकिन एक बात तय है कि चाहे पीएम मोदी हो, चाहे अटल जी हो, या जिस भी वो टीम में रहते हैं, बहुत अनुशासित रहते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और इसीलिए हमने देखा है कि केंद्र से लेकर के चाहे चुनाव हो या फिर सरकार, हर जगह उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ी रही हैं। ये दीगर बात है कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें कुछ और बड़ी और थोड़ी उनके नज़दीक की जिम्मेदारियों के साथ देखना चाहती है, जिसे वो बहुत ही विनम्रता से टाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।